अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सोशल रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं ऐमन मंसूर। अमेरिका में टैक्स फाइलिंग का आगाज़ हो गया है। हर साल की तरह इस साल भी शहरी टैक्स फाइल करेंगे। अमेरिका में टैक्स फाइलिंग का क्या तरीक़ाकार है और ये क्यों ज़रूरी है, इस हवाले से अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। टैक्स फाइलिंग का जब वक्त आता है तो हमारी कोशिश होती है कि अपने नाज़रीन को ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में आगाही दे सकें। नाज़रीन, दुनिया भर की तरह अमेरिका में भी महंगाई के तनासुब में इजाफा हुआ है। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हम अपने मेहमान से ये जानना चाहेंगे कि क्या इस साल टैक्स रिटर्न की मद में मिलने वाली रकम में भी कोई इजाफा मुमकिन है या नहीं। इस साल टैक्स फाइलिंग किस तरह होगी और इसका क्या तरीक़ाकार है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केबीएन टैक्स एंड अकाउंटिंग से वाबस्ता IRS के एनरोल्ड एजेंट आसिफ खान। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। केबीएन टैक्स एंड अकाउंटिंग से वाबस्ता IRS के एनरोल्ड एजेंट आसिफ खान से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि पर्सनल टैक्स फाइलिंग कब शुरू हुई और इसकी आखिरी तारीख क्या है। जी, सबसे पहले मैं आपके नाज़रीन को केबीएन टैक्स एंड अकाउंटिंग सर्विसेज की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया और हमारे जो बातें होगी वो उन्हें सुनेंगे। टैक्स फाइलिंग जो स्टार्टिंग डेट है ये पिछले कई सालों से ये चेंज होती है, कभी 22 जनवरी से कभी 20 जनवरी से शुरू होती है। इस बार और वो 29 जनवरी से उन्होंने शुरू किया है और ये इसकी डेडलाइन होगी 15 अप्रैल। तो तमाम जितने भी हमारे नाजरीन हैं, टैक्स पेयर हैं, वो ये डेडलाइन जो है मद्देनज़र रखें ताकि इसके मुताबिक वो अपना टैक्स फाइल कर सकें। आसिफ साहब, जैसा आपने बताया कि टैक्स फाइलिंग की आखिरी तारीख 15 अप्रैल है और अगर कोई मुल्क में मौजूद नहीं है या किसी दूसरी वजह से आखिरी तारीख तक टैक्स फाइल नहीं कर पाता, तो इस सूरत में क्या वो एक्सटेंशन लेकर अपना टैक्स फाइल कर सकता है या नहीं। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आने हैं और आप कहीं बिज़ी हैं या मुल्क से बाहर हैं, तो गवर्नमेंट ने ये सहूलत दी है कि आप एक्सटेंशन फ़ाइल करते हैं, जो एक एप्लीकेशन होता है 15 अप्रैल तक, जो IRS को और स्टेट डिपार्टमेंट को आप बताते हैं कि मुझे मज़ीद टाइम चाहिए टैक्स फाइलिंग के लिए, तो वो आपको मैक्सिमम 6 महीने देते हैं, जो अप्रैल 15 से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक जाता है। तो आप लाजमी वो एक्सटेंशन फ़ाइल करें और उससे आपको ये बेनिफिट होगा, कम से कम 6 महीने के लिए आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा और आप आराम से अपने तमाम डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके अपने टैक्स फाइल कर सकेंगे। आसिफ साहब, जिस तरह पर्सनल इनकम टैक्स में एक्सटेंशन की सहूलत है, क्या कारोबारी अफराद के लिए भी ऐसी कोई सहूलत मौजूद है। जी बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने पर्सनल इनकम टैक्स में सहूलत दी है एक्सटेंशन की, इसी तरह उन्होंने बिज़नेस में भी एक्सटेंशन की सहूलत दी है। लेकिन एक चीज़ हम तमाम लोगों को सामने रखनी होगी कि जो LLCs हैं या एस कॉर्पोरेशन है, वो 15 मार्च तक एक्सटेंशन फ़ाइल करेंगे। 15 मार्च तक उनको बताएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें मज़ीद 6 महीने की एक्सटेंशन चाहिए क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है या हम मुल्क से बाहर हैं। और जो रेगुलर कॉर्पोरेशन है वो 15 अप्रैल तक उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें मज़ीद टाइम चाहिए ताकि हम अपना तमाम डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर सकें और टैक्स फाइल कर सकें, तो उनको भी 6 महीने मिलते हैं। लेकिन आप एक्सटेंशन लाजमी फ़ाइल करें अगर आप बिज़ी हैं। आसिफ साहब, देखा यह गया है कि ज़्यादातर लोग टैक्स इसलिए फाइल करते हैं कि उन्हें टैक्स रिफंड ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, तो इस मरतबा टैक्स रिटर्न की क्या पॉलिसी है। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा पिछले 2-3 सालों में बढ़ी है, स्पेशली कोविड के बाद, और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए IRS जो है, जो इन्फ्लेशन है उसी के साथ तमाम जितने भी क्रेडिट्स हैं वो भी बढ़ाता है। जिस तरह हमारे जितने भी टैक्स पेयर हैं वो ज़्यादातर चाइल्ड टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं, अनइनकम क्रेडिट क्लेम करते हैं, तो उस सिलसिले में उन्होंने जो है ये भी बढ़ाए हैं। और इसके अलावा जितने भी ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो टैक्स फ्री इनकम होती है, वो भी उन्होंने काफ़ी बढ़ाई हैं। पिछले साल जो मेरिट फाइलिंग जॉइंटली थे वो 25,900 करके वो ले रहे थे टैक्स फ्री इनकम, इस बार 27,700 कर दिए, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगी हमारे टैक्स पेयर के लिए। आसिफ साहब, थोड़ी सी वजाहत कर देंगे कि ये टैक्स फ्री इनकम कौन सी इनकम होती है जिस पर टैक्स न दिया जाता हो।
जी बिल्कुल, ये सवाल आपका बड़ा वैलिड है और अक्सर लोग कंफ्यूज भी होते हैं। टैक्स फ्री इनकम जो होती है वो इनकम हो कहलाई जाती है जिस पर इनकम टैक्स ना दें। मसलन ज़्यादातर हमारे टैक्स पेयर कहते हैं कि मेरी इनकम तो 8,000 है, फिर भी मैं टैक्स क्यों पे कर रहा हूँ, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सोशल सिक्योरिटी मेडिकेयर टैक्स दे रहे हैं, तो वो इनको भी टैक्स समझते हैं। यानी जो इनकम टैक्स का पोर्शन होगा सिर्फ वो ही टैक्स फ्री इनकम कहलाता है। बाकी आप सोशल सिक्योरिटी मेडिकेयर जो देते हैं वो तमाम इनकम पे देंगे, और वो जो है आपको जब आप रिटायरमेंट लेते हैं उसी रिटायरमेंट में आपको मदद करती हैं। आसिफ साहब, वो तलबा जो अपनी जेब से खर्चा करके ट्यूशन फीस की अदायगी करते हैं, उन्हें टैक्स अदा करने में क्या फ़ायदा होता है? जी बिल्कुल, जितने भी हमारे टैक्स पेयर के डिपेंडेंट हैं जिसकी एज अप टू 23 ईयर ओल्ड है और वो अंडर ग्रेजुएट भी हैं के लिए वो जाते हैं कॉलेजेस और आउट ऑफ पॉकेट वो पे करते हैं, तो उनको चाहिए कि वो एक फॉर्म होता है जिसको 1098 टी लाइक टीचर या ट्यूशन, वो आप उन कॉलेज से लेते हैं और वो अपने अकाउंटेंट को देते हैं। उसके बेस पे आप जो टैक्स पेयर है वो अमेरिकन अपॉर्चुनिटी क्रेडिट क्लेम कर सकता है जो मैक्सिमम 2500 है, और इसी तरह स्टेट से भी वो 400 के करीब वो जो ना टैक्स क्लेम कर सकते हैं। ज़्यादातर हमारे टैक्स पेयर इससे इतने इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो वो ये क्रेडिट जो है क्लेम नहीं करते। तो मैं उनको अर्ज करूँगा कि आप लाजमी अपने जो कॉलेजेस हैं उनसे पूछें कि अगर कोई 1098 करके उन्होंने फॉर्म इशू किया है तो प्लीज़ वो उन्हें भी दें, ताकि वो अपने अकाउंटेंट को दे सकें और वो ये अमेरिकन अपॉर्चुनिटी क्रेडिट क्लेम कर सकें। आपने स्टूडेंट्स की जिस तरह बात की, तो हमारे नाज़रीन को इस बात की भी वजाहत कर दें कि जो फुल टाइम स्टूडेंट्स होते हैं वो किस उम्र तक वालिदैन पर डिपेंडेंट रह सकते हैं? जो IRS के रूल है उसके मुताबिक अंडर 24 ईयर ओल्ड यानी 23 तक आप जो है ना अपने डिपेंडेंट को क्लेम कर सकते हैं जो आपको टैक्स में मदद देते हैं। उसके बाद भी अगर वो फुल टाइम जॉब ना करें और वो आप क्लेम कर सकेंगे, लेकिन वो जो अन इनकम क्रेडिट होता है जिससे रिफ़ंड इनको आता है वो इसको नहीं आता। तो रिफ़ंड के लिए उनकी मैक्सिमम जो एज है और फुल टाइम स्टूडेंट हो 23 तक है। अक्सर बच्चे अपने वालिदैन के साथ स्टोर्स वगैरह पर जॉब करके 2 से 5 हज़ार सालाना कमा लेते हैं। क्या ये बच्चे अपने वालिदैन के साथ जॉइंट टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं या उन्हें अलहदा टैक्स फाइल करना होता है? जी बिल्कुल, ये जितने भी डिपेंडेंट हैं वो टैक्स फाइलिंग रूल इस तरह अप्लाई होता है कि अगर डिपेंडेंट इतना कमा सकते हैं कि वो अपने आप को पूरा सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली, तब जाके वो इंडिपेंडेंटली अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। लेकिन जितने भी हमारे यहाँ डिपेंडेंट है 4,000 5,000 पार्ट टाइम जॉब से कमाते हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ भी डिपेंडेंट होंगे टैक्स रिटर्न में और अपना भी फाइल करें। हो सकता है वो भी अगर उन्होंने एक्स्ट्रा टैक्स पे किए हैं अपने W2 में तो वो भी वो रिफ़ंड उनको मिल जाएगा। लेकिन 4,000 5,000 10,000 ये आप स्टिल यू कैन क्लेम देम एज अ डिपेंडेंट। आसिफ खान के साथ गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले KBN टैक्स एंड अकाउंटिंग से वाबस्ता IRS के एनरोल्ड एजेंट आसिफ खान से बात कर रहे थे। आसिफ साहब, ये बताइए कि साउथ एशियन कम्युनिटी ज़्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयड है और अक्सर देखने में आता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड का ऑडिट आ जाता है जो उनके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। ये बताइए कि ये लोग ऑडिट से किस तरह बच सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर उनको अमल दरामद करना चाहिए? जी बिल्कुल ठीक बात है। अक्सर हमारे जो सेल्फ़ एम्प्लॉयड हैं उनके ऑडिट काफ़ी आते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उन्होंने काफ़ी जो खर्चे क्लेम किए होते हैं उनके पास सबूत नहीं होते हैं, रसीदें नहीं होती, या उन्होंने उन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह ऑर्गेनाइज़ नहीं किया हुआ होता है। तो इस सिलसिले में मैंने पिछले साल भी तमाम लोगों से जो है रिक्वेस्ट की थी कि आप इनको जितनी भी रसीदें हैं इनको बाकायदा रखें। इनकी आजकल स्मार्टफ़ोन है, उनके पिक्चर निकाल सकते हैं हम तमाम रसीदों की। और सबसे बेहतरीन ये होता है कि आप एक सेपरेट अकाउंट खोलें, उसी से तमाम जो जितनी भी बिज़नेस एक्सपेंस हो वो आप उनसे पे करें, ताकि साल के आखिर में पूरे टैक्स जितने भी आपके बैंक स्टेटमेंट हो तो आपको पता लग जाता है कि कितने खर्चे हुए थे, कितने किस मद में हुए थे, उनकी रसीदें कहाँ हैं। आप अकाउंटेंट को भी वो दे सकते हैं और खुदा न खास्ता जब भी ऑडिट होता है तो आप वही तमाम स्टेटमेंट उनके सामने रखते हैं जो आपके पास प्रूव होते हैं,
तो ऑडिट में भी आपको जो ना कामयाब हो जाते हैं, उसमें आप पे इतने लाइबिलिटी या टैक्स नहीं बनता। ज़्यादातर जो ऑडिट होते हैं वो ऑडिटर जितने भी आते हैं वो कहते हैं आपको बताएं कि आपने ये एक्सपेंस क्लेम किए हैं, तो कहाँ किस तरह ये एक्सपेंस हुए हैं, आपके पास क्या रसीद है, आपने कैसा पे किए थे। तो हमारे टैक्स पेयर जितने भी होते हैं, मेजोरिटी उनके पास सबूत नहीं होते। तो इस सिलसिले में ये आप तमाम जो है जितने भी हमारे दोस्त हैं, आजकल तमाम के पास स्मार्टफोन है, आप तमाम जो है उनकी पिक्चर ले सकते हैं, सेपरेट अकाउंट खोल दें। तमाम के 2-2 3-3 अकाउंट होते हैं, एक अकाउंट सिर्फ बिज़नेस के लिए रखें, ताकि खुदा न खास्ता आप जब भी ऑडिट हो तो आपके पास तमाम प्रूफ हो, और वो ऑडिटर जब भी आता है वो देखता है कि आपके पास प्रूफ है कि नहीं। आप प्रूफ दिखाओगे तो इंशाल्लाह कोई ऑडिट में आपको मसले नहीं होंगे। ये बताइए कि उबर चलाने वालों के बारे में ये बात ज़ेरे गर्दिश है कि अगर वो इलेक्ट्रिक कार ले लें तो उन्हें कोई टैक्स रिफंड होगा, इसके बारे में क्या मालूमात हैं? जी बिल्कुल, ये तो स्पेशली हमारे उबर भाई जितने भी हैं उबर चलाने वाले, उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है। टेस्ला गाड़ी जो महंगी गाड़ी है वो टैक्सी में चलाने के लिए निकाली है और काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है इसमें। इसके अलावा जितने भी दीगर प्राइवेट लोग हैं उन्होंने भी टेस्ला गाड़ियाँ ली हैं। तो गवर्नमेंट ने इसमें एक क्रेडिट निकाला जिसको ईवी क्रेडिट, इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रेडिट कहते हैं। आप वो क्लेम कर सकते हैं, जो मैक्सिमम क्रेडिट है वो 7500 है। तो लाजमी आप अपने टेस्ला की वेबसाइट में जाएं, वहाँ आपको इसके पेपर वर्क मिलेंगे। वो पेपर वर्क आप अपने अकाउंटेंट को दें, उनको बताएं कि ये जो है ये टैक्स क्रेडिट भी मुझे क्लेम करके दें। और ये क्रेडिट डॉलर बाय डॉलर है, ये टैक्सेबल इनकम को कम नहीं करता, बल्कि अगर आप जो टैक्स दे रहे हैं उस टैक्स को एक्चुअली में कम करता है, जो बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसको जो है जितने भी हमारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए, मैं बार बार इस पर जोर देता हूँ कि आप लाजमी पेपर वर्क लें और ये क्रेडिट क्लेम करें। इज़ अ वेरी गुड क्रेडिट। आसिफ साहब, दुनिया में हर चीज़ महंगी हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। अब हुकाम भी लोगों को सोलर सिस्टम के मशवरे देते नजर आते हैं। ये बताइए कि सोलर सिस्टम लगाने वालों के लिए टैक्स में क्या सहूलियात हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं उसके लिए क्रेडिट गवर्नमेंट ने रखी हैं, इसी तरह तमाम जो रेजिडेंशियल हैं, जो प्रॉपर्टी ऑनर है, उन्होंने अपने जो सोलर लगाए उसके लिए भी उन्होंने क्रेडिट लगाए हैं इस बार, जो स्टेट के लेवल पर भी है और फेडरल लेवल पर भी है। फेडरल लेवल पर ऑलमोस्ट आप $13,000 क्लेम कर सकते हैं, और फेडरल स्टेट लेवल न्यूयॉर्क में जो रहते हैं वो मैक्सिमम $5,000 क्लेम कर सकते हैं अगर उन्होंने सोलर लगाए। तो ये भी एक क्रेडिट है जो बहुत बड़ा क्रेडिट है। जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं, जो आउट ऑफ पॉकेट पे कर रहे हैं, उनके लिए इसमें बड़ी सहूलत है। तो आप लाजमी ये सोलर जो कंपनी होती हैं वो आपको तमाम पेपर वर्क देती है, इनवॉइसेस देती है कि आपने कितना पे किया टोटल। वही टोटल आप अपने अकाउंटेंट को देते हैं और अकाउंटेंट उस बेस पर न्यूयॉर्क स्टेट से और फेडरल से वो टैक्स क्रेडिट जो है क्लेम करता है। आसिफ साहब, डेमोक्रेटिक हुकूमत के बाद अमेरिका में टैक्स मार्केट जवाल का शिकार हुई और लोगों को बहुत नुकसान हुआ और टैक्स फाइलिंग में काफ़ी परेशानी का सबब बना है और नुकसान भी बढ़ता जा रहा है। तो इस साल के क्या मामलात रहेंगे? जी बिल्कुल, ये तो इन्वेस्टमेंट इनकम होती है, इस पे आप नॉर्मली अगर आप गेन करते हो तो कैपिटल गेन टैक्स देते हो, और लॉस करते हो तो उसी की लिमिटेशन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी अदर कोई भी कैपिटल गेन नहीं हुई तो मैक्सिमम आप 3000 ही करोगे अदर इनकम के अगेंस्ट। यानी अगर आपके W2A या सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम है तो ये मैक्सिमम पर आप 3000 ही कर सकोगे। लेकिन ये आप इसमें अच्छी बात ये है कि आप ब्रॉड फॉरवर्ड कर सकते हो, यानी इस तमाम लॉस को नेक्स्ट ईयर ले जा सकते हैं, वहाँ भी क्लेम कर सकते हैं 3000। और अगर उस ईयर में आप कैपिटल गेन होता है आपको, तो ये जितना भी कैपिटल गेन होगा ये मैक्सिमम आप उसके अगेंस्ट यूज़ कर सकेंगे, और इस पर आप टैक्स कोई नहीं दे देंगे। तो लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए एसेट बन जाता है अगर आप कैपिटल गेन करते हैं। आसिफ साहब, अभी तक तो हम पर्सनल टैक्स फाइलिंग की बात कर रहे थे। लोग यहाँ कारोबार भी करते हैं और पर्सनल टैक्स अलग फाइल करते हैं और बिजनेस का अलग टैक्स फाइल करते हैं। तो बिजनेस की टैक्स फाइलिंग कब शुरू होगी और इसकी डेडलाइन क्या है? जी बिल्कुल, बिजनेसेस में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह LLCs हो गई, इनकॉर्पोरेशन हो गए, एस कॉर्पोरेशन हो गए। ये तमाम चीज़ें एक अलग अलग इसकी डेडलाइन है, तो ये तमाम चीज़ें आप तमाम दोस्तों को जो है मद्देनज़र रखनी चाहिए।
इनके शुरू की डेट तो यही है 29 जनवरी से तमाम शुरू हो रहा है, लेकिन जो एस कॉरपोरेशन है, LLCs हैं, उनकी डेडलाइन 15 मार्च है, और जो इन कॉरपोरेशन है, जो जिसको सी कॉरपोरेशन कहते हैं, रेगुलर कॉरपोरेशन कहते हैं, उसकी डेडलाइन 15 अप्रैल है। ज़्यादातर दोस्त 15 अप्रैल को ही बिजनेस टैक्स डेडलाइन समझते हैं, और वो 15 मार्च को अपने तमाम टैक्स फाइल नहीं करते हैं, जो LLCs हैं या एस कॉरपोरेशन है, तो उनको एक महीने में काफ़ी जुर्माना पड़ता है। तो उस जुर्माने के बचने के लिए आपको चाहिए कि कम से कम अपने पहले बिजनेस देखें कि आपने किस तरह रजिस्टर किया था। अगर LLC एज ए LLC किया है, या एस कॉरपोरेशन किया है, या पार्टनरशिप किया है, सो यू मस्ट फाइल दैट बिफोर 15 मार्च। और बाकी जितने भी रेगुलर कॉरपोरेशन है, उनकी डेडलाइन 15 अप्रैल होगी। आसिफ साहब, सुना है कि कारोबारी लोगों के लिए इस साल कोई नया कानून मुतारिफ करवाया गया है जिसके तहत उन्हें अपने कारोबार की रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। ये क्या कानून है, इसकी कुछ तफसीलात बताइए। जी बिल्कुल, ये तमाम IRS ने भी ये न्यूज़ रिलीज़ की है, और बाकी भी तमाम न्यूज़ चैनल पर भी है, और इसमें बिल्कुल ये सदाकत है। वो चाहते हैं कि जितनी भी बिजनेस के ऑनर्स हैं, वो अपनी एक रिपोर्ट जमा करवाए, जिसे कहते हैं बेनिफिशियल ऑनरशिप इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो जो बिजनेसेस लास्ट ईयर दिसंबर 31 तक रजिस्टर हुए हैं, उनको उन्होंने 1 साल दिया है कि अगले साल 1 जनवरी तक आप वो रिपोर्ट जो है, एक फिनसन करके इदारा है जो फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट नेटवर्क एजेंसी है, जहाँ पर आप ऑनरशिप की तमाम रिपोर्ट जमा कराते हैं कि ऑनर कौन है, उसकी डिटेल, उसकी ID। बेसिकली इनका मकसद ये है कि जितने भी ये मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग हो रहे हैं, वो उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। और ये इसके अलावा मैं इस पे ज़्यादा ज़ोर इसलिए भी दूंगा कि इसमें इन्होंने क्रिमिनल पेनल्टीज़ लगाई हैं। अगर कोई फ़ाइल नहीं करेगा तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और ज़्यादातर हमारे जितने भी क्लाइंट हैं, वो उन्होंने बिजनेस रजिस्टर करवाए हैं, लेकिन वो टैक्स फाइलिंग नहीं करते हैं या मिस कर जाते हैं। तो वो भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि कम से कम ये रिपोर्टिंग आप लाजमी करें। तो उसकी जो डेडलाइन है उसको भी सामने रखें। और जो बिजनेसेस जनवरी के बाद रजिस्टर हुई है, यानी नए साल में, उनको सिर्फ 90 डेज़ दिए गए हैं कि आप 90 डेज़ के अंदर आप अपनी तमाम जो ऑनरशिप इंफॉर्मेशन है वो हमें जमा करवाएं। आसिफ साहब, अक्सर कारोबारी अफराद को भी ऑडिट का सामना करना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? कारोबारी अफराद को ऑडिट का सामना क्यों करना पड़ता है और वो खुद को ऑडिट से कैसे बचा सकते हैं? जी बिल्कुल, ये जिस तरह सेल्फ एम्प्लॉयड को मसला होता है, इसलिए इसी तरह बिजनेसेस को भी काफ़ी मसला होता है। अक्सर औकात वो हमारे जो मिस्टेक्स हैं वो इस तरह से हैं कि हम पर्सनल अकाउंट से ही बिज़नेस एक्सपेंसेस करते रहते हैं, या जो इनकम आती है वो पर्सनल अकाउंट में ही डालते हैं, या इसके अलावा हमारे पास प्रॉपर रसीद ही नहीं होती। हम बुक कीपिंग अच्छी तरह नहीं करते हैं, बिज़नेस के जितने भी इनकम साल में आते हैं या जितने खर्चे होते हैं उसको अच्छी तरह ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, और बाद में जब हम टैक्स फाइल करते हैं तो कुछ भी खर्चे डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो उनको शक पड़ता है और वो ऑडिट में चला जाता है। और जब ऑडिट होता है तो यकीन हमारे पास कोई सबूत नहीं होती। तो बेहतरीन चीज़ ये है कि आप सबसे पहले जब भी बिज़नेस रजिस्टर करें, सेपरेट बिज़नेस अकाउंट खोलें। तमाम अपने बिज़नेस जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो तमाम बिज़नेस अकाउंट से करें। रसीदें उनको वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर ऑर्गेनाइज करें। उसके लिए अगर आप अकाउंटेंट को कहें कि वो आपको बुक कीपिंग में हेल्प करें, तो वो लाजमी करें, ताकि साल के आखिर में आपको भी पता चले कि एक्चुअल प्रॉफिट मैंने इस बिज़नेस में किया भी है कि नहीं, और कितना किया, और फ्यूचर के लिए मेरी प्लानिंग क्या होगी। तो अगर ये तमाम चीज़ें आप ऑर्गेनाइज रखेंगे तो कल अगर ऑडिट भी होता है तो आपको कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइज होगी, आप उनके सामने रखेंगे और वो मुतमईन हो जाएंगे, और ऑडिट नहीं आप ही कामयाब होंगे। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन को टैक्स फाइलिंग के हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ज़रूर पैगाम देना चाहूँगा कि आप अमेरिका में सब टैक्स पे करते हैं। ये टैक्स यहाँ पर जो ना टैक्स लाजमी पे करना पड़ता है। तो आप जितने भी हमारे लोगों के मसले होते हैं वो ये होते हैं कि हम डॉक्यूमेंट्स अपने अप टू डेट नहीं रखते हैं, या हम कहीं जॉब करते हैं, हम उनको सोशल सिक्योरिटी नंबर दे देते हैं और बाद में जॉब छोड़ देते हैं, कहीं और जॉब शुरू कर देते हैं, तो हमें पिछला जो W2 होता है हम भूल ही जाते हैं
कि हमने वहाँ पर काम किया था या W2 लेने भी था। और अक्सर वक़्त वो टैक्स फाइल कर देते हैं और साल 1.5 साल बाद जब उनको IRS का लेटर आता है कि आपने तो टैक्स फाइल किया है लेकिन आपने फ़लाँ जो W2 है वो फाइल नहीं किया, जिस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। तो आप पूरे साल जितने भी काम करें उनको फिर बताएं कि साल के आखिर में मुझे आप W2 देंगे क्योंकि मुझे टैक्स फाइल करना होता है। इसी तरह जो भी इनकम आप कमाएं एज अ गिग वर्कर, जो जितने भी डिलीवरी ड्राइवर हैं या बाकी हैं, वो भी अपना रिकॉर्ड मेंटेन करें कि साल के आखिर में आप अपना टैक्स जब फाइल करें तो आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट हों। बहुत शुक्रिया आसिफ खान आपका। नाजरीन, हमने टैक्स फाइलिंग के हवाले से अपने आज के इस प्रोग्राम में कुछ अहम बातें जानने की कोशिश की। यकीनन ये सवालात आपके भी जहनों में होंगे जिनके जवाबात हमने इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुँचाए। प्रोग्राम टीम के साथ ऐमन मंजूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।